Hello everyone, I am Dr. Anurag Sharma. I am Chairman of Department of Cardiology, ओरियस हॉस्पिटल सेक्टर 26 पंचकुला। जैसे पहले भी हम आपसे काफ़ी केसेस डिस्कस करते रहते हैं और क्लिनिकल सिनेरियोज बताते हैं और कई बार हेल्थ टॉक्स में प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स भी बताते हैं। तो आज हम आपसे एक ऐसे सबसेट के बारे में बात करूँगा मैं कि जो 80 ईयर से जो ऊपर पेशेंट हो जाते हैं, जिनके बहुत ओल्ड हो जाते हैं और उनको एज से करके, और उनको कई बार के रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो कि 80 साल से उम्र बढ़ जाती है, आम तौर पे उनको डायबिटीज़ नहीं होती, पर उनको एज करके, उम्र करके उनको नाड़ियों में कैल्शियम भी जम जाता है और उनको बड़े ही कॉम्प्लेक्स ब्लॉक आ जाते हैं। तो 80 साल के पेशेंट्स के पास और कई बार वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होते और उनको बार बार रेस्ट में एंजाइना हो जाती है। एंजाइना का मतलब है हार्ट में पेन हो जाती है और वो थोड़ा भी काम नहीं कर पाते, उनको बैठे बैठे भी कई बार दर्द होता रहता है। तो इनमें खतरा रहता है कि वो इनको अटैक आ गया तो उनकी जान को भी खतरा पड़ सकता है। तो ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे 80 साल के जो ऊपर हैं एल्डरली पेशेंट्स आए हैं। इन 2 सालों में हमने आई थिंक अराउंड मोर देन 100 पेशेंट्स को जो है वो सक्सेसफुली उनका एंजियोप्लास्टी करके उनको ठीक किया और उनको और आगे उनका जीवन जो है बढ़ा है। सब प्रभु की कृपा से हुआ। लेकिन उनके अंदर ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास और कैसे हम इन पेशेंट्स को बढ़िया तरीके से डील करके इनको एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। सो अब इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कैल्शियम की नाड़ियों में। और कैल्शियम को जैसे पहले भी हमने आपसे केस शेयर किया था, जो 82 इयर्स के जेंटलमैन हैं मिस्टर हुजा, जिनका पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने IVL बलून इस्तेमाल किया, डायबिटीज़ जिनको थी और जिनको बाईपास भी हो रखा था। तो उसी तरह से हमारे पास अभी एक रिसेंट 86 इयर्स के जो हैं जेंटलमैन वो आए। उनको बार बार पेन हो रही थी और उनको एक नाड़ी में छोटा सा एक अटैक भी आ गया था। उससे उनकी पंपिंग थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन मसल्स में जान था। तो ऐसे पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या कुछ भी रिवास्कुलराइजेशन का फ़ायदा होता है। वो कहीं और से हमारे हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने बाहर एंजियोग्राफी करवाई थी कि उनको बाईपास सर्जरी का ऑप्शन दिया गया था, क्योंकि कैल्शियम को डील करना इसलिए थोड़ा तजुर्बे की ज़रूरत होती है और थोड़ा जो आपका जो हॉस्पिटल का सेटअप है वो थोड़ा सा गेयर्ड अप होना चाहिए, ताकि ऐसे पेशेंट्स को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको वो हम संभाल सकें। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे ये पेशेंट को ठीक किया और उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद वो फॉलोअप पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये इस पेशेंट की एंजियोग्राफी है। अगर आप देखें तो ये जो आर्टरी है, यहाँ पे काफ़ी ऐसे टॉर्चोस भी हैं और इसमें यहाँ कैल्शियम भी बहुत जमा हुआ है। कैल्शियम क्या होता है कि जब हम एंजियोग्राफी अभी शुरू भी नहीं करते और यहाँ बहुत सारा काला काला हो, वो कैल्शियम रहता है। और इस नाड़ी में आगे भी ब्लॉकेज है और आगे भी छोटे छोटे प्लाक्स हैं। और इनकी जो लेफ्ट साइड की एक और नाड़ी है वो रिलेटिवली हेल्दी है, नीचे जाके थोड़ी बीमार है यहाँ पे, पर इस पे कुछ मेडिसिन में भी चल सकता है पेशेंट। सो बेसिकली जो ECG में भी जो इनका हार्ट अटैक आ रखा था वो इस नाड़ी में ही आ रखा था। तो यहाँ से आप देखें तो बहुत ही क्रिटिकल ब्लॉकेज है, 95%, फिर चला फिर एक 90%। सो इसमें हमने यही प्लान किया कि इस नाड़ी को करेंगे। इसमें जो चैलेंजेस क्या क्या थे, चैलेंजेस ये थे कि इन पेशेंट में एक तो यहाँ पे काफ़ी अल्सरेटेड प्लाक था। ये देख रहे हैं आप, अल्सर दिख रहा है इसमें, यहाँ भी अल्सर है। और उसके बाद एक बेंड था और बेंड के बाद फिर एक लंबा ब्लॉकेज था और ये भी ब्लॉकेज था। तो आइडिया था कि इसको हम कैसे ठीक करें। जैसे पिछले केस में हमने आपको बताया था कि IVL बलून एक लगाते हैं जिसमें कि कैल्शियम टूटता है लिथोट्रिप्सी के प्रिंसिपल से, पर इसमें इतना क्रिटिकल ब्लॉकेज है कि वो IVL बलून जाएगा ही नहीं। तो ऐसे केसेस के लिए हमें रोटा एब्लेशन ही करना पड़ता है, जिसमें बड़ा ही प्रिसाइज और बड़ा ही ध्यान से, चूँकि वो जो बेंड है और बेंड में भी वो फंसे ना, तो उसके लिए पहले हमने ये वायर से क्रॉस किया। इतना टाइट ब्लॉकेज था कि वायर जा नहीं रही थी। यू कैन सी कि हमारा गाइडिंग कैसे पीछे आ रहा है, बट फिर भी विद आवर अराउंड टिप्स एंड ट्रिक्स वी जस्ट टुक द वायर हायर। और उसके बाद हमने यहाँ पे माइक्रो कैथेटर से वायर ये एक्सचेंज कर ली और फ्लो मेंटेन रहा। अब आप देखोगे कि हमने कैसे उसको ये रोटा बर लेके आ रहे हैं। रोटा एब्लेशन जो होता है वो एक डायमंड बर होता है। यहाँ पे ये 1.5 मिलीमीटर का है। ये आर्टरी बर टू आर्टरी रेशो के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। 1.25 से होता है 1.5,
1.75 टू इवन आई थिंक 2.5 का भी होता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो, बट 2 मिलीमीटर तक इंडिया में अवेलेबल है। सो उसके बाद इसको यहाँ पे पार्क करते हैं और उसके बाद एक बहुत ही प्रिसाइज स्पीड से पैकिंग करते हैं। ये पैक हो रहा है, इसको पैक कर रहे हैं जैसे हम पैकिंग करते हैं, जैसे वुड पैकर पैक करता है। तो ये पैक कर करके हम इसका कैल्शियम ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी बलून नहीं जा रहा था इसको खोलने के लिए। तो ये जो क्या करता है 1,80,000 RPM पे ये चलता है। इसमें बड़े ध्यान रखना होता है कि ये वायर पीछे ना आए, ये गाइडिंग भी ना हिले, तो इसमें बड़े ही एक ध्यान से करना पड़ता है। आप देखें कि यहाँ से हमने पूरा कर दिया है और फिर आगे वाला भी जो कैल्शियम है वो भी नहीं टूट रहा, अल्टीमेटली हमने उसको भी तोड़ दिया। तो यही हमारा प्लान था कि हम नीचे तक आर्टरी को नहीं तंग करेंगे, क्योंकि नीचे इतना टाइट ब्लॉकेज नहीं था। जो मेन 2 ब्लॉकेजेस थे, वन वाज 90% हेयर, 95 हेयर, दैट वी हैव टोटली पॉलिश्ड इट वेरी वेल। तो अगर आप देखें कि इसको हमने प्रॉपर्ली करके अब वापस इसको खींच रहे हैं, और उसके बाद हमने वायर चेंज कर ली। रोटा वायर के बाद ये माइक्रो कैथेटर की टिप है और उसके अंदर से नॉर्मल जो है वायर वो जा रही है, एंजियोप्लास्टी वायर। उसके बाद वायर एक्सचेंज कर ली और आप देखो कि अगर ध्यान से कि वहाँ पे फिर हमने धीरे धीरे इसको बलूनिंग करके खोल रहे हैं, बिकॉज सीधा हाई प्रेशर बलून से खोलेंगे तो नाड़ी के अंदर रप्चर भी कर जाती है। तो वी वेंट विद द ग्रेजुअल इन्फ्लेशन ऑफ द बलून्स, सो 2.5 देन 2.75 मिलीमीटर, वेरी हाई प्रेशर। और अब आप देखोगे कि कैसे अपने उसके बाद फिर हमारे पास ये वो जो कार्डियक सेंटर में इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड भी होता है, जिससे कि हम देख लेते हैं कि ब्लॉकेज कितना है। यू कैन सी द आर्टरी हाउ नैरो इट इज, हाउ नैरो नॉर्मल डायमीटर इस आर्टरी के यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हमने इसका पहले से डायमीटर भी देख लिया और हमें पता लग गया कि हमें कितना कैल्शियम है और क्या तोड़ना है। और उसके बाद फिर हमने इसको जज किया और फिर इसके अंदर कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि फ्लो मेंटेन रहे और हाई इंजेक्शन नाइट्रो कंटेनर। उसके बाद फिर हमने इसके कटिंग बलून की सहायता ली कि हमने IVL का इसलिए नहीं किया। ये कटिंग बलून है, कटिंग बलून के अंदर एक एंजियोस्कल्प्ट होता है, इसके अंदर एक ऐसे करके एक ब्लेड होता है स्पायरल में, जिससे कि हमने इसको और अच्छी तरह से मॉडिफाई करा। ये 3 का कटिंग बलून लिया हमने। उसके बाद हमने ये देखा कि लीजन बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया है और फिर हमने इसके अंदर एक जो है वो स्टेंट लेके गए, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा था, स्टेंट यहाँ से बेंड नहीं ले रहा था। तो उसके लिए एक और टेक्निक होती है, माइक्रो बेसिकली गाइडजिला एक कैथेटर होता है, जो कि बेसिकली एक मदर एंड चाइल्ड कैथेटर है। ये हमने पिछले केस में भी इस्तेमाल किया था। कैल्सीफाइड वेसल में ये कैथेटर बहुत हेल्प करता है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है, बिकॉज अगर आप स्टेंट के साथ ऐसे ऐसे करोगे कई बार वो स्टेंट डिसलॉज हो जाता है और बलून से नीचे उतर जाता है, तो फिर वो उसकी अलग कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए पहले से अगर एंटीसिपेट कर ले और आपके पास सारा हार्डवेयर अवेलेबल है, तो आप इस पेशेंट की एक तो टाइमिंग ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि ये पेशेंट कॉन्शियस हालत में होते हैं और ज़्यादा लंबा टाइम लेंगे तो बहुत ओल्ड होते हैं पेशेंट, और ये फिर आपको ज़्यादा टाइम देते नहीं है, तो आपको इनको नहीं तो फिर कई बार बेहोश करना पड़ता है। बट वी डोंट वांट कि बेहोश करना पड़े, उससे कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। इसके अंदर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसकी जो प्लेसमेंट थी वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि भाई आपका जो ना तो ज़्यादा अंदर आए इसमें और ना ही वहाँ मिस हो जाए। सो ये भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से इसकी प्लेसमेंट करी, और अगर आप देखें कि बहुत ही एक बढ़िया, नाउ यू कैन सी हाउ कैल्सीफाइड इट वाज एंड स्टेंट एक्सपेंशन इज सो एडिक्वेट। बट इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर और भी बलून लेके जाते हैं ताकि जो भी स्टेंट हमने लगाया उसको फर्दर और ऑप्टिमाइज करें। तो उसके लिए नॉन कंप्लायंट बलून लिया। ये 3.5 का पहले गए अराउंड 24 एटमॉस्फेयर पे। हमारे सेंटर में हम हाई प्रेशर स्टेंटिंग ही करते हैं, मिनिमम हमारा 20 एटमॉस्फेयर पे तो हम करते ही हैं। 18 यूजुअली रेटेड बर्स्ट प्रेशर होता है बलून का, पर विद आवर एक्सपीरियंस वी नो हाउ टू गो स्लोली अप एंड स्टिल मैनेजेबल टू द रिजल्ट सो दैट। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई इसको आईवस दोबारा किया कि ऑप्टिमाइजेशन कहाँ रह गई थी। दोबारा आईवस करने के बाद देखा तो फिर 3.75 जो है हमने इसको बलून किया। और आप देखें ध्यान से कि ये सारे बलूनिंग करने के बाद प्रॉपर पोजिशनिंग में करके, ताकि इसका जो स्टेंट एक्सपेंशन जो होती है, ये हम देखें कितना बढ़िया फ्लो आया है। और यू कैन सी वेरी वेल एक्सपेंडेड स्टेंट, कोई इधर कोई डिसेक्शन नहीं है, ये नाड़ी भी बढ़िया चल रही है, इसमें पिंचिंग नहीं। सो वेरी गुड blackness is there, so this shows that all the stent struts are expanded very nicely। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमने पहले प्लान था हमारा कि हम यहाँ भी एक स्टेंट लगाएंगे, पर जो रोटा अब्लेशन इतना अच्छा इसको मॉडिफाई किया तो ये ज़्यादा ब्लॉकेज टाइप नहीं था, तो हमने फिर यहाँ स्टेंट नहीं लगाया, बिकॉज दिस आर्टरी इज फुल ऑफ प्लाक्स, सो यू डोंट हैव टू पुट स्टेंट्स एवरीवेयर।
दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लो। तो हमने मेन आर्टरी को खोला एंड आफ्टर दैट द फ्लो वाज एक्सेलेंट, so we did not want to put unnecessary stent. So I think in a diffuse disease we put a one very precise, very well expanded stent. So such patients, they do very well. And then we also looked at basically the left main also, because left main भी थोड़ी सी disease थी, जिसका कि हमने इधर पे आपको दिखाता हूँ कि आईवस में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट मेन को क्या करना है या क्या नहीं करना। ये देखिए, अब हमने देखा कि ये स्टेंट जो है, ये जो पोस्ट लेफ्ट मेन जो एलईडी स्टेंट है, वो कैसा चल रहा है। सो ये देखिए कि जो पहले आपको छोटी सी इतनी लग रही थी आर्टरी, अब ये कितनी मोटी डबल हो गई है। तो दिस वाज द बेसिकली लेफ्ट मेन, जो कि लेफ्ट मेन अगर आपकी 6.1 मतलब 6 से ऊपर है तो लेफ्ट मेन को आपको स्टेंट नहीं करना है, बिकॉज ये सब साइंटिफिकली गाइडलाइन रिलेटेड है। सो आपने देखा कि अगर हम एक अच्छे हार्डवेयर से, एक्सपीरियंस से और अच्छी हमारे पास अगर रेजोल्यूशन हो, इमेजिंग हो, तो हम कैसे प्रोसीजर को एक सिंपल बना सकते हैं और 86 ईयर्स के जेंटलमैन को बिना कोई बेहोशी किए, बिना कोई वेंटिलेटर पे डाले उसका इलाज किया जा सकता है। तो पेशेंट की पंपिंग भी फॉलोअप पे इम्प्रूव कर गई है, 55% के आसपास हो गई है, क्योंकि लकीली आर्टरी जब फ्लोइंग होती है तो उसके अंदर जैसे ब्लड जाता है, हार्ट जो है वो इम्प्रूव कर जाता है। और इसमें एंटी प्लेटलेट्स, खून पतले की दवाइयों को बड़े ध्यान से देना चाहिए, बिकॉज 86 ईयर्स में कई बार अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देंगे तो उसमें पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग कई बार ब्रेन में होती है कहीं, तो उसका भी ख्याल रखना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो 80 साल के जो पेशेंट से ज़्यादा होते हैं उनकी किडनी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार उनका क्रेटनाइन बॉर्डर लाइन होता है। तो कई बार कंट्रास्ट जो हम देते हैं, तो अगर हम इमेजिंग यूज़ करते हैं तो हमारी कंट्रास्ट भी कम हो जाती है, और हमें ये पता लगता है कि हमें पहले से डिसीजन ले लेते हैं कि कितने डायमीटर का ब्लो लेना है, कितना उसका लंबा स्टैंड लगाना है। तो उससे ये पता लग जाता है कि आपको बार बार वो चेक शॉट नहीं लेना पड़ता, तो आपका कंट्रास्ट यूज भी कम होता है, और उससे भी पेशेंट को है जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किडनी जो फेलियर है बिकॉज ऑफ कंट्रास्ट, वो भी बहुत बड़ा नेग्लिजिबल हो जाती है। सो आई थिंक विद द राइट यूज ऑफ योर हार्डवेयर, राइट यूज ऑफ योर नॉलेज एंड योर प्रिपरेशन ऑफ द केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 86 ईयर्स के जो हैं पेशेंट्स या 80 प्लस जो पेशेंट्स हैं, उनमें प्रिसाइजली, सक्सेसफुली और एक उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन यू कैन प्रोवाइड। सो ये मैंने आपसे केस शेयर करना चाहता था, क्योंकि जो बाईपास सर्जरी होती है वो 80 ईयर से ऊपर में उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हीलिंग प्रॉब्लम्स, उसकी कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, चेस्ट में पूरा कट लग जाता है, हड्डियों में कैल्शियम कम होता है, और उनके पैरों में भी टांके लग जाते हैं कई बार जो उनको ग्राफ लगाना होता है। और ऐसे पेशेंट जिसकी कि डिस्टल एलएडी में भी काफ़ी कैल्शियम हो और प्लाक्स हो, तो कई बार सर्जिकल जो वो रिजल्ट्स होते हैं उतने अच्छे नहीं आ पाते। सो ये मैंने आपसे केस शेयर करना था, जो हम अपने सेंटर में ऐसे काफ़ी केस कर चुके हैं, पर ये एक यूनिक केस था 86 ईयर्स के जेंटलमैन का, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। जो व्यूअर्स को रोटा अब्लेशन के बारे में और जानना है, या उनको लगता है कि रोटा अब्लेशन क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है, तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे रोटा अब्लेशन के बारे में डिटेल में बता रखा है, और उनमें काफ़ी डिटेल में बता रखा है कि कैसे रोटा अब्लेशन होता है और कैसे हम करते हैं। तो वो वाला हम वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। धन्यवाद।